हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में। तो आ गई आपकी हिंदी वाली दीदी एक नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी के गद्य खंड से श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित स्मृति पाठ का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, स्मृति का अर्थ है याद, और यहाँ पर श्री राम शर्मा जी अपनी बचपन की एक बड़ा रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। दोस्तों, यहाँ पर लेखक ने हमें यह भी शिक्षा दिया है कि यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो वह संसार में कोई भी असंभव कार्य हो उसे कर दिखाएगा। दोस्तों, इस पाठ को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ को। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। यहाँ पर लेखक श्री राम शर्मा जी अपने बचपन की बात को याद करके बता रहे हैं कि सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी अर्थात दिसंबर बीत चुका था और जनवरी का प्रारंभ हो रहा था। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। और लेखक बता रहे हैं कि चिल्ला जाड़ा का अर्थ है कड़ाके की ठंड। तो लेखक यह बता रहे हैं कि उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और 2-4 दिन पहले कुछ बारिश हो गई थी। इस कारण शीत की जो भयंकरता है अर्थात ठंडी जो है वह और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास के एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। अब यहाँ पर लेखक यह बता रहे हैं कि सायंकाल का अर्थात शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे कि उस समय मैं कई साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। झरबेरी का बेर यह एक जंगली बेर का पेड़ है। तो लेखक यह बता रहे हैं कि मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर उस समय खा रहा था कि तभी उसी समय गांव के पास से एक आदमी आकर मुझे जोर से पुकारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तुम शीघ्र ही घर लौट जाओ। शीघ्र का अर्थ है जल्दी, तुरंत या बिना विलंब किए। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वह व्यक्ति कहता है कि तुम तुरंत घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई था और मैं उसी समय तुरंत घर को चलने लगा अर्थात घर की तरफ बढ़ने लगा, और साथ में मेरा छोटा भाई भी था, वह भी मेरे साथ साथ चलने लगा। भाई साहब की मार का डर था, इसीलिए सहमा हुआ चला जाता था, और उस समय मुझे भाई साहब के मार का बड़ा डर रहता था, इसलिए मैं सहमा हुआ जा रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। कसूर का अर्थ है भूल, गलती, दोष या अपराध। तो लेखक यह मन में सोच रहा था कि पता नहीं कौन सा मैंने गलती कर दिया है कि मुझे बड़े भाई बुला रहे हैं। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, और मैं डरते डरते अपने घर में घुसा और मुझे आशंका थी अर्थात मुझे संदेह था कि कहीं बेर मैं खाया हूँ उसी के अपराध में ही तो मुझे उपस्थित होने के लिए तो नहीं कहा गया है। पेशी का अर्थ है उपस्थित होना। तो यह ध्यान में रखिएगा कि लेखक यहाँ पर भयभीत हैं और वह संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि कहीं बेर खाए हैं, इसीलिए तो बड़े भाई मुझे नहीं बुला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ, और मैं जब अपने घर में गया तब मैंने देखा कि बड़े भाई साहब पत्र लिख रहे थे और मुझे जो पिटने का भय था वह अब दूर हो चुका। हमने
हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। और जब हमें देखा तो बड़े भाई साहब कहते हैं कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में तुम डाल आओ। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। और मेरे बड़े भाई साहब यह भी कहे कि तुम इस चिट्ठी को ले जाकर तेज़ी से ले जाकर डाक खाने में डाल देना, ताकि शाम के गाड़ी से यह चिट्ठियाँ चली जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। जाड़े के दिन थे ही 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। एक तो जाड़े का दिन ऐसे ही था और 30 पर अर्थात तेज़ हवा का प्रकोप था, इससे और भी ठंड लग रही थी। अर्थात जाड़े का मौसम एक ऐसे ही था और खूब तेज़ तेज़ हवा चल रहा था, उस कारण हमें कपकपी लग रही थी, अर्थात अत्यधिक ठंडी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी और जो हवा है वह हमारे मज्जा तक ठिठुरा रही थी, अर्थात मज्जा तक ठंड लग रही थी। मज्जा का अर्थ है हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम पदार्थ। या यदि चिकन या मटन आप खाए होंगे तो जो वो हड्डी होती है, उस चिकन या मटन की जो हड्डी होती है, उस हड्डी के बीचों बीच में एक नली होती है, उसके अंदर जो पदार्थ होता है उसे मज्जा कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहा है कि ठंडी इतनी तीव्र थी कि हमारी वह मज्जा तक ठिठुर रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा और इस कारण हमने अपने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। और माँ ने भुजाने के लिए, भुजाने का अर्थ यहाँ पर भुनवाना, या यूँ कहे कि जब ज़्यादा अत्यधिक ठंडी लगती है तो कुछ खाने से हमारे शरीर में थोड़ा ऊर्जा प्रदान होता है, अर्थात थोड़ा गर्माहट महसूस होता है। तो इसीलिए माँ ने हमें खाने के लिए थोड़े से चने धोती में बांध दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े और हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर अपने घर से निकल पड़े। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि उस समय जितना मुझे डंडे से मोह था, अर्थात जितना मुझे डंडे से डर लगता था, उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं लगता है। और जो मेरा डंडा था वह अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। अब यहाँ पर लेखक नारायण वाहन का शब्द यूज किए हैं, उसका अर्थ ये है कि जो नारायण है उसका जो नारायण के जो वाहन है, पक्षीराज जो गरुड़ हैं, वैसे वह जो पक्षीराज गरुड़ है वह सांपों के दुश्मन होते हैं। तो इसीलिए यह डंडे का संबोधन कर रहे हैं कि मेरा जो डंडा है वह नारायण वाहन हो चुका था, अर्थात सांपों को मारने वाला हो चुका था। चलिए अब आगे देखते हैं। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। और मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में जो पड़ने वाले आम के पेड़ थे उससे प्रतिवर्ष आम झूरे जाते थे, अर्थात आम तोड़े जाते थे। झूरना का अर्थ है तोड़ना। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मक्खनपुर स्कूल और गांव के बीच में पड़ने वाले जो आम के पेड़ थे उससे प्रतिवर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष उससे आम तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सा सजीव प्रतीत होता था। और इस कारण वह मूक डंडा सा प्रतीत होता था। मूक का अर्थ होता है गूंगा या लाचार। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि उन आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष आम तोड़े जाते थे, इस कारण वह एकदम मूक अर्थात एकदम लाचार या गूंगा डंडा सा, एक डंडे से सा प्रतीत होता था और सजीव सा दिखाई पड़ता था। प्रसन्नवद हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे और हम दोनों प्रसन्न थे, खुश होकर मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में
जेबें न थी और मैंने चिट्ठियों को अपने टोपी में रख लिया था क्योंकि मेरे कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। और हम दोनों उछलते कूदते अर्थात खेलते कूदते हुए एक ही सांस में गांव के 4 फरलांग दूर कुएं के पास आ गए। यहाँ पे फरलांग का अर्थ ये हुआ, ज़मीन जो नापने वाला एक पैमाना होता है या ज़मीन नापने वाला कोई यंत्र होता है, उसे फरलांग कहते हैं। तो लेखक यह बता रहा है कि हम उछलते हुए कूदते हुए अर्थात खेलते कूदते हुए एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर कुएं के पास आ गए जिसमें अति भयंकर अर्थात जिसमें बहुत ही, अति का अर्थ है बहुत। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहा है कि उसमें उस जो कुआं था उस कुएं में एक अति भयंकर अर्थात बहुत ही भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी न था। और जो कुआं था वह कच्चा था, पक्का नहीं बना हुआ था और वह 24 हाथ गहरा भी था और उसमें पानी न था, पानी सूख चुका था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था, कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। अब देखिए, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था यह हमें मालूम न था और इसका कारण कुछ भी हो, लेखक बता रहे हैं कि इसका कारण कुछ भी हो, हमारा उसके लिए कोई कार्य नहीं था अर्थात उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और कुएं में सांप 2 महीने से था, यह मुझे ज्ञात हुआ था 2 महीने से। ठीक है, कुएं में सांप जो था वह 2 महीने से गिरा हुआ था, लेखक यहाँ पे बता रहे हैं और यह हमें 2 महीने पहले ही पता था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी और बच्चे तो नटखट होते ही हैं। लेखक यहाँ पर यह बता रहे हैं कि बच्चे, नटखट का अर्थ है शरारती या उपद्रवी। तो लेखक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बच्चे तो बचपन में एकदम नटखट होते ही हैं अर्थात शरारती होते ही हैं। और मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली जो हमारी टोली थी अर्थात मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली जो हमारी बच्चों की जो ग्रुप था, जो बच्चों का ग्रुप था वह पूरी वानर टोली थी अर्थात पूरे जितने भी बच्चे थे वो सब शरारती थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। और एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि मेरे मन में एक विचार आया कि हम कुएं में जाके उझकने का अर्थ है उचकना या चौंकना। ठीक है, तो वह लेखक के मन में ये ख्याल आया कि कुएं में क्यों न जाके झांका जाए। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था और उस कुएं में जाकर झांकने वाला सबसे पहले मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है और कुएं में झांककर मैंने एक ढेला फेंका और यह सुनने की कोशिश की कि उसका आवाज़ कैसा होता है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी और उसको सुनने के बाद अपने बोली की प्रतिध्वनि अर्थात अपने बोली का जो प्रतिध्वनि आएगा उसको सुनने की इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। पर कुएं में मैंने ज्यों ही एक ढेला मारा तो उसमें से एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जब मैंने कुएं में ढेला मारा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी और उस फुसकार को सुनकर हम सभी जो बच्चे थे जो कुएं के किनारे खड़े हुए थे वो सभी बालक इस फुसकार को सुनकर चकित हो गए और बाद में
हम सब लोग खिलौले करने लगे अर्थात हंसने लगे, प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। और आगे बता रहा है कि ठीक वैसे ही जैसे मृग समूह, अर्थात मृग का अर्थ है मृगों का समूह जो है, समूह, वैसे ही हम सब थे। और उस जैसे मृग का समूह होता है और वह कोई कुत्ता भौंक दे उन लोगों के सामने तो वह सब चकित हो जाते हैं और देखने लगते हैं, उसी प्रकार हम लोगों की भी स्थिति थी। हम लोग भी उस कुएं की फुसकार सुनकर, उस कुएं के अंदर से आने वाली फुसकार को सुनकर उसी मृग समूहों के जैसे आश्चर्यचकित हो गए थे। उसके उपरांत सभी ने उछल उछलकर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। अब उसके उपरांत, अब यह सब हो जाने के उपरांत हम सभी बच्चे उस कुएं में उछल उछल कर एक एक ढेला फेंके और उस कुएं के अंदर से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार को सुन रहे थे और उस पे कहे लगा रहे थे। अर्थात उस क्रोधपूर्ण आने वाली फुसकार को सुनकर हम सभी हंस रहे थे। गांव में मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन कुएं में ढेले डाले जाते थे। और देखिए यहाँ पर लेखक यह बता रहे हैं कि गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः अर्थात प्रतिदिन प्रायः अर्थात रोज, और प्रतिदिन का अर्थ है प्रत्येक दिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब हम मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते थे तब हम सब रोज प्रतिदिन उस कुएं में ढेला डाला करते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। और मैं, लेखक बता रहे हैं, मैं यहाँ पर लेखक स्वयं को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले भागकर आता था और अपने टोपी को अपने सिर से उतारकर एक हाथ से दूसरे हाथ में रख देता था और एक ढेला उठाकर उसमें फेंक देता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी और यह रोजाना की हम लोगों की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था और सांप से फुसकार करवा लेना उस समय मैं बड़ा समझदारी का काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। इस कारण जब हम जैसे ही उस कुएं के समीप से होकर गुजरे तो उसमें ढेला फेंककर और उस सांप की फुसकार सुनने की प्रवृत्ति हम में फिर से जागृत हो गई। अर्थात लेखक ये बता रहे हैं कि जैसे ही हम उस कुएं के समीप से गुजरे तो हमारे अंदर फिर से उस कुएं में ढेला फेंकना और उस सांप की क्रोधपूर्ण फुसकार को सुनने की प्रवृत्ति फिर से, इच्छा, प्रवृत्ति का अर्थ है इच्छा, हमें फिर से जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े। अब आगे देखेंगे, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं कुएं की ओर बढ़ा, अर्थात मैं सबसे पहले कुएं की ओर बढ़ा। मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक का अर्थ है यहाँ पर हिरण का बच्चा। लेखक यहाँ पर यह बता रहे हैं कि मेरा छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे एक बड़ा मृग शावक एक छोटा मृग शावक अपने आगे मृग शावक के अपने पीछे मृग शावक के पीछे चलता है। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि मेरा छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे हिरण का कोई छोटा बच्चा अपने बड़े भाई के पीछे चलता है, अर्थात अपने बड़े मृग के पीछे चलता है। ठीक है, तो कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। और मैं वहाँ पर कुएं के समीप गया और कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से अपनी टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। अब देखिए, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि उस ढेले को फेंकते समय
मुझ पर बिजली सी गिर पड़ी और सांप को यह मेरा जो मैंने ढेला फेंका वह लगा या नहीं इसका मुझे ज्ञात भी न रहा, स्मरण न रहा। और आगे कहते हैं, टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई थी। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने सांप को ढेला मारने के लिए अपने सर से टोपी उतारी और एक ढेला फेंका, उस ढेला जाकर वह कुएं में सांप को लगी या नहीं, या सांप फुसकार मारी या नहीं, इसका मुझे कोई भी ज्ञात न रहा। और मैंने देखा कि ज्यों ही मैंने टोपी उतारा उससे तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर पड़ी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। अब यहाँ पर श्री राम शर्मा जी बता रहे हैं कि अकस्मात का अर्थ है अचानक या एकदम। तो यहाँ पर श्री राम शर्मा जी कह रहे हैं, अचानक जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा किसी गोली लगने से हत हो जाती है। हत का अर्थ होता है मार डाला हुआ या घायल किया हुआ। तो यहाँ पर श्री राम शर्मा जी कह रहे हैं कि जैसे अचानक से किसी घास चरते हुए हिरन को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है और तड़पने लगता है, ठीक उसी भांति चिट्ठियाँ ज्यों ही टोपी से निकल कर गिरी वैसे ही मेरी जान निकल गई, अर्थात वैसे ही मैं भी तड़पने लगा, अर्थात उस हिरन की भांति मैं भी तड़पने लगा। उसके गिरते ही मैंने उसको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि वह जो चिट्ठियाँ थी वह जैसे ही उस कुएं में गिरी, मैं उस चिट्ठी को पकड़ने के लिए उस पे झपट्टा मारा, अर्थात उस पकड़ने के लिए मैं उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे कोई घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखता है तो उस पे हमला कर देता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। पर यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पर वो जो चिट्ठियाँ थी वह कुएं में गिर चुकी थी और मेरे हाथ से बाहर हो चुकी थी, और उन चिट्ठियों को मैं पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके से उस कुएं में गिर गया होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कुएं की पाट पर बैठकर हम दोनों रो रहे थे, अर्थात मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों रो रहे थे। और छोटा भाई कैसे रो रहा था? छोटा भाई ढाढ़े मारकर। ढाढ़े मारना का अर्थ है चिल्ला कर रोना, अर्थात उनका जो छोटा भाई था वह चिल्ला कर रो रहा था और मैं चुपचाप डबडबा कर रो रहा था, अर्थात आवाज़ नहीं निकल रही थी और केवल आँखों से आंसू ही निकल रहे थे, मैं चुपचाप रो रहा था। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। अब देखिए यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जैसे पतीली में उफान आता है, अर्थात यदि किसी पतीली में पानी रख के उसे गर्म किया जाता है और वह जब अत्यधिक गर्म हो जाता है तो उसमें जो उफान आता है उससे पतीली का जो ढकना होता है वह उठने लगता है और उससे पानी बाहर टपकने लगता है। ठीक वैसे ही मेरी हालत थी और निराशा यह था कि कहीं मुझे इस कारण पीटा न जाए। इसी उद्वेग से, अर्थात उद्वेग का अर्थ है तीव्र वेग या तेजी, अर्थात इसी उद्वेग से, अर्थात इसी तीव्र वेग से, अर्थात या इसी तेजी से मुझे रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने की भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि पलकों के ढकने के
ढकने भीतरी भावों को, अर्थात जो हमारे पलकें हैं वह हमारे जो भीतरी भाव, अर्थात जब मैं रो रहा था तो मेरे जो आंसू निकल रहे थे उसे रोकने की प्रयास कर रही थी हमारी पलकें, किंतु लाख प्रयत्न करने के उपरांत भी हमारे कपोलों पर, अर्थात हमारे गालों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। और मुझे बार बार उस समय माँ की याद आ रही थी और यह सोच रहा था कि काश माँ आकर मुझे छाती से, अर्थात अपने सीने से लगा ले और लाड प्यार करके यह कह दे कि कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियाँ फिर से लिखी जा सकती हैं, फिर से लिख दी जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी चिट्ठी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। तबीयत करती थी, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि तबीयत का अर्थ है शरीर की स्थिति या मन की स्थिति। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन करता था कि कुएं में बहुत सारी चिट्ठी डाल दी जाए और घर जाकर यह कह दिया जाए कि चिट्ठी हम लोग डाल आए हैं, पर उस समय, अर्थात लेखक के कहने का अर्थ ये है कि जब मैं छोटा था तो उस समय मुझे बोलने का, अर्थात झूठ बोलने का आदत नहीं था या झूठ बोलना मैं जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती और यदि मैं घर जाकर सच बोलता तो मुझे ठीक रुई की भांति पिटाई होती। मार के ख्याल से ही शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था और उस समय मुझे मार के, अर्थात पिटाई के ख्याल से ही शरीर ही नहीं, अर्थात लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि उस समय जब मैं छोटा था उस समय मुझे मार के ख्याल से मेरा केवल शरीर ही नहीं मेरा मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पीटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुँचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। और मैं सच बोलकर पीटने के भावी भय से, अर्थात भविष्य में पीटने के भय से, और झूठ बोलकर चिट्ठियाँ यदि न पहुँचती उसके जिम्मेदारी के बोझ से दबा हुआ था और मैं बैठकर सिसक रहा था, धीरे धीरे रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए और इसी सोच विचार में 15 मिनट बीत गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था और उस समय बहुत देर हो चुकी थी और दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था, अर्थात दिन ढल रहा था, सायंकाल खत्म हो रहा था और रात्रि का समय आ रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी और कभी कभी मन करता था कि मैं घर, मतलब कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं यह सब छोड़कर भाग जाऊं, किंतु मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसकी दुधारी तलवार का अर्थ है दो तरफों से धार वाली तलवार, अर्थात एक तलवार जिसकी धार दोनों तरफ हो उसे दुधारी तलवार कहते हैं। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे दुधारी तलवार मेरे कलेजे पर फिर रही थी। उनके कहने का अर्थ ये है कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी था उस जिम्मेदारी के कारण ऐसा लग रहा था कि मेरे कलेजे पर, मेरे सीने पर कोई दुधारी तलवार चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है तब उसके मन में जो उलझन होती है वह समाप्त हो जाती है। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया और मैं कुएं में घुसकर यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं कुएं में घुसकर उस चिट्ठियों को निकाल लाऊंगा। कितना भयंकर था, कितना भयंकर निर्णय था। उस लेखक कह रहे हैं कि उस समय का यह निर्णय मेरा कितना भयंकर था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए
कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जानता था कि उस कुएं में सांप है और जो मरने के लिए तैयार है, अर्थात जब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया तो उस सांप से भी मुझे भय नहीं रह गया। और लेखक आगे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मूर्खता या अधिक बुद्धिमत्ता के कारण जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल दे, तब ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में अकेला ही टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाता है और इस संघर्ष के परिणाम की चिंता नहीं करता है, अर्थात इस संघर्ष के उपरांत क्या फल मिलेगा उसका चिंता नहीं करता है। कर्म करना मनुष्य का फल है और फल देना ईश्वर के अधीन है, अर्थात दूसरी शक्ति पर निर्भर है। फल देना अर्थात ईश्वर पर अधीन है। मैं भी यही सोच लिया था कि मैं कुएं से चिट्ठियाँ निकाल लूँगा और यही निश्चय कर लिया। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भी भिड़ने को तैयार हो गया और उस समय मैं चिट्ठी को निकालने के लिए विषधर अर्थात विषैला सर्प से भी भिड़ने के लिए तैयार हो गया था। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी और मैंने अपना पाशा फेंक दिया था और यह भी नहीं सोचा था कि मौत का आलिंगन होगा। आलिंगन का अर्थ होता है गले लगाना। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने अपना पाशा फेंक दिया था, अर्थात मैंने अपनी चाल चल दी थी और मौत का आलिंगन होगा, अर्थात मैं मौत को गले लगाऊंगा या सांप से बचकर मैं दूसरा जन्म पाऊंगा, इसका मुझे कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। पर मेरे मन में यह विश्वास था कि मैं नीचे कुएं में जब उतरूंगा तो डंडे से सांप को मार दूंगा और चिट्ठियों को उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैं कुएं में घुसने की ठानी। बस, और लेखक ये बता रहे हैं कि बस इसी दृढ़ विश्वास से मैं इस कुएं में घुसने की ठानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। और मेरा जो छोटा भाई था मेरी बातों को सुन सुन के रोता था और उसके रोने का अर्थ था कि मुझे नीचे मेरी मौत बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों में न कहकर वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। और लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में अर्थात सच में सजीव रूप में नग्न रूप में मौत कुएं में बैठी हुई थी और उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए, अर्थात मुठभेड़ का अर्थ है भिड़ना या सामना करना। लेखक कह रहा है कि उस नग्न मौत से सामना करने के लिए मैं भी नग्न हो गया था। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। अब लेखक बता रहा है कि छोटा भाई भी नंगा हुआ, अर्थात छोटे भाई का भी धोती मैंने लिया और अपना भी धोती और एक चने वाली जो धोती थी उसको भी लिया और हम दोनों भाई कानों में एक एक धोती बांधे थे उसे भी लिया और कुछ रस्सियाँ मिलाकर, और कुल 5 धोतियाँ हुई और कुछ रस्सियाँ मिलाकर हमने कुएं की गहराई को नापी, अर्थात कुएं की गहराई के लिए इतनी सारी सामग्री काफ़ी हुई। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब पढ़ते हैं। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं, और हम दोनों भाई धोतियों को
खूब कस कस के और खींच खींच कर बांधा और आजमाया कि कहीं गांठें ढीली तो नहीं हैं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा और अपने ओर से कोई भी गड़बड़ी या कोई भी धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया और धोती के एक सिरे पर हम लोगों ने डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग वह लकड़ी जिस पर चरस-पूर टिकता है के चारों ओर एक चक्कर देकर और गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। और लेखक बता रहा है कि दूसरे सिरे पर हम लोगों ने डेंग बांधा, अर्थात उसके चारों ओर डेंग के चारों ओर चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया, अर्थात उस डेंग पर चारों ओर चक्कर लगाकर गांठ खूब कस के बांधा और वह डेंग अपने छोटे भाई को दे दिया। यहाँ पर डेंग का अर्थ हुआ कि वह लकड़ी जिस पर चरस-पूर टिकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। अब देखिए, लेखक बता रहे हैं कि मेरा भाई उस समय 8 वर्ष का था और इसीलिए मैं धोती को डेंग से कड़ी करके अर्थात खूब कड़ा बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैंने कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा और मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा धीरे धीरे, और छोटा भाई जब जब मैं घुस रहा था तब वह रो रहा था, अर्थात मेरा छोटा भाई जब मैं कुएं में घुसने लगा तो वह रोने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। और मैं उसे आश्वासन दिया, अर्थात मैं उसे दिलासा दिया कि मैं जब कुएं के नीचे उतरूंगा तो सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था, अर्थात मैं ऐसा ही विश्वास करके नीचे उतर रहा था कि मैं ज्यों ही उस धरातल पर उतरूंगा तो मैं उस सांप को अपने डंडे से मार दूंगा। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे, और आगे बढ़ेंगे हम लोग थे, और कारण यह था कि इससे पहले हमने बहुत से सांप मारे थे। लेखक बता रहे हैं अपने बारे में कि हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे अनेक सांप भी मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। और लेखक बता रहे हैं कि उस समय मैं अनेक सांपों को मार चुका था, इसलिए मैं जब कुएं में घुस रहा था तो मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं हो रहा था, और उसको मारना मैं अपने बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा तब ध्यान से नीचे को देखा, और जब कुएं के धरातल से अर्थात कुएं की जो धरती थी उस पर जब जाने से पहले 4-5 गज जब हम थे तब मैंने उसे ध्यान से देखा, अर्थात कुएं के नीचे ध्यान से देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था, और जो मेरी अक्ल थी, जो मेरी बुद्धि थी, वह चकरा गई, क्योंकि जो सांप था वह धरातल से अर्थात धरती के जो तल था उससे एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और लहरा रहा था। पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था और आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, और जो पूंछ था और पूंछ का जो समीप वाला भाग था वह पृथ्वी पर था, और जो उसका आधा भाग ऊपर वाला भाग था वह आधा भाग ऊपर लहरा रहा था। वह सांप भी मेरा प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बांधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था उसी के कारण शायद मुझे भी उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, और सांप
जब मैं धीरे धीरे डंडे के सहारे नीचे उतर रहा था तो मेरी गति को देखकर सांप भी इधर उधर हिल रहा था। अर्थात जैसे जैसे मैं हिल रहा था उसी प्रकार सांप भी धीरे धीरे हिल रहा था और उसी कारण शायद मुझे उतरते देखकर सांप घातक चोट अर्थात सांप भी अपने घातक चोट का आसन लगाए हुए बैठा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुफकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। अब लेखक यहाँ पर बता रहा है कि जैसे सपेरा बीन बजाकर सांप को खिलाता है अर्थात सांप को खिलाता है और उस सांप बीन की धुन सुनकर क्रोधित होकर अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुफकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप भी जो कुएं के अंदर बैठा हुआ सांप था वह भी तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था और उसका प्रतिद्वंदी का अर्थ है विपक्षी या प्रतिपक्षी। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि उसका प्रतिद्वंदी अर्थात उसका विपक्षी मैं था और उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और लेखक कह रहा है कि धोती डेंग से बंधे होने के कारण कुएं के एकदम बीचों बीच में लटक रही थी और मुझे कुएं की धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था और मुझे कुएं के धरातल पे अर्थात कुएं के धरती पर उतरना था एकदम बीचों बीच में। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना। इसका मतलब था, लेखक कह रहे हैं कि इसका मतलब था कि सांप से 1.5-2 फुट गज की दूरी नहीं रही होगी उतने पे पैर रखना। अर्थात सांप से 1.5-2 गज की फुट दूरी के बीचों बीच में ही मुझे अपना पैर रखना था और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता और यदि मैं इतनी दूरी पर अपना पैर रखता तो सांप जरूर मुझे चोट करता अर्थात जरूर वह अपने फन से मुझे प्रहार करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि स्मरण रहे अर्थात याद रहे जो कच्चा कुआं होता है उसका व्यास बहुत कम होता है और नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था और ऐसी दशा में लेखक कह रहे हैं कि ऐसी दशा में मैं सांप से 2-4 फुट ही दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीचों बीच में क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। अब लेखक कह रहे हैं कि जो सांप था वह मुझसे दूर रहने का जब प्रयत्न करता तब न वह मुझे इंतज़ार कर रहा था कि कब यह नीचे आए और मैं उन पर प्रहार करूं और उतरना मुझे कुएं के एकदम बीचों बीच में था और जो मेरा साधन था वह भी एकदम कुएं के बीचों बीच में ही लटक रहा था। ऊपर से लटककर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। अब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊपर लटककर तो सांप को मारा ही नहीं जा सकता था और मुझे उतरना था ही अर्थात उस कुएं में उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। अब लेखक कह रहे हैं कि उस कुएं के नीचे मुझे उतरना तो था ही और मैंने अब तक यह नहीं सोचा था कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है अर्थात जो मेरा विपक्षी है उसको मैं पीठ दिखाकर भाग जाऊं, ऐसा मैंने निश्चय नहीं किया था। ऐसा यदि करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना मैं क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा
और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जब मैं कुएं में उतरूंगा नहीं तब तक मैं कुएं के ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। लेखक यहाँ पर यही बता रहे हैं और वह अत्यंत थक भी गए होते हैं। एक एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी और एक एक इंच मैं ज्यों-ज्यों नीचे उतर रहा था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्तता का अर्थ है स्थिरता या स्थिर चित्त या ध्यान। तो लेखक यहाँ पर यह बता रहे हैं कि ज्यों-ज्यों मैं एक एक इंच नीचे उतर रहा था, त्यों-त्यों मेरा जो ध्यान है वह और भी एकाग्रचित्त हो रहा था। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए और मुझे एक सुझाव सूझा और मैंने क्या किया, दोनों हाथों से अपने धोती को पकड़ा और मैं कुएं के बगल में अपना पैर अर्थात टेक लगा दिया। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। और जब मैं पैर कुएं पर टेक लगाया तो कुएं की सतह से कुछ मिट्टी गिरी और वह मिट्टी जाकर उस विषधर के पास गिरी और उस विषधर ने तेज से फुफकार कर उसे मुंह मारा। अर्थात वह जो मिट्टी जो गिरी थोड़ा सा, वह मिट्टी उस सांप के समीप गिरा और वह सांप उस मिट्टी पर खूब तेज से अपने मुंह से फुफकार मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, पर इससे सांप से दूरी और कुएं के परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। अब देखिए, लेखक बता रहा है कि मेरे पैर दीवार से हट गए, क्योंकि जब सर्प ने फुफकार खूब तेज से मारा तो मैं डर गया और जो मेरी पैर थी जो दीवार पर अटकी हुई थी, अटकाए हुए थे हमने, वह हट गया और जो मेरी टांगें हैं वह समकोण बनाने लगी, अर्थात मेरी टांगें जो हैं वह सिकुड़ गईं और लटकी रहीं। पर इससे सांप से मेरी दूरी और कुएं की जो परिधि थी उसे इतना तो ढंग मुझे मालूम हो गया था कि सांप से कैसे बचना है। तनिक झूलकर मैं अपने पैर कुएं के बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। अब लेखक यह बता रहे हैं कि तनिक झूलकर, अर्थात मैं थोड़ा सा झूलकर अपने पैरों को धीरे से कुएं के बगल में सटाई और कुछ धक्के के साथ मैं अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख, अर्थात अपने विपक्षी के सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर अर्थात थोड़े से 1 या 1.5 गज पर कुएं की धरातल पर खड़ा हो गया, अर्थात कुएं की पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचानना, और सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। और लेखक बता रहे हैं कि जब हम कुएं के धरातल पर उतरे तो हमारी और सांप की दोनों की आंखें चार हुई, अर्थात हम दोनों ने एक दूसरे से आंखों से आंखें मिलाई और शायद एक दूसरे को हम लोगों ने पहचानने की प्रयास की। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। अब लेखक के यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसी समाज में मान्यता है कि सांप का कान नहीं होता है और वह अपने नेत्रों से ही सुनता है, तो इसीलिए सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षु का अर्थ है आँख या नेत्र और श्रवा का अर्थ है सुनने वाला। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो को तुरंत अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके भी बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था और उस समय मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। लेखक बता रहे हैं कि सांप को चक्षुश्रवा कहा जाता है और उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं स्वयं ही चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो, ऐसा लग रहा था
लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि अन्य इंद्रिय जो ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, ये सभी हमें, हमारी इंद्रियां जो थी वह सहानुभूति से हमें केवल आँखों को हमारी शक्ति प्रदान कर रही थी, अर्थात अपनी सारी शक्ति हमें अपनी आँखों को, मेरे आँखों को दे दी थी। सांप के फन की ओर मेरी आँखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। और सांप की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी, अर्थात मेरी जो आंखें हैं वह चारों ओर से सांप को ही देख रही थी और ऐसा महसूस कर रही थी कि पता नहीं कब वह हम पर आक्रमण कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। और लेखक कह रहा है कि सांप ने मोहिनी सी, अर्थात लेखक कह रहा है यहाँ पर कि सांप ने मुझ पर एक माया सा डाल दिया था, शायद वह मेरे आक्रमण का प्रतीक्षा भी कर रहा था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैं कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आशा कुसुम था। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जिस उद्देश्य से या जिस आशा से मैं कुएं में घुसने का ठाना था, वह आशा मुझे केवल आशा कुसुम लग रहा था। आशा कुसुम का अर्थ है आकाश में उगने जैसा कोई असंभव कार्य, अर्थात आकाश में जैसे पुष्प उगना असंभव है, पुष्प खिलना असंभव है, उसी प्रकार यह कार्य भी मुझे असंभव सा प्रतीत हो रहा था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी इतनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। अब लेखक यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य कभी कभी जो अनुमान लगाता है या जो कभी कभी योजनाएं बनाता है, वह कितना मिथ्या होता है, अर्थात कितना झूठा होता है और कितना उल्टा निकलता है। मुझे सांप का जब साक्षात्कार हुआ, जब मैं सांप का जब मुझसे सामना हुआ, तब मैं इसे महसूस किया और ऐसा लग रहा था कि जो मेरी योजनाएं हैं वो सब असंभव हो जाएंगी, अर्थात वह संभव नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि यह पाठ बहुत बड़ा है और इसका वीडियो भी काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसीलिए हमने इसे 2 भागों में प्रस्तुत किया है। यह पहला भाग है और दूसरे भाग का वीडियो भी जल्द ही अपलोड होगा। उसे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जब भी हम दूसरे भाग का वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे भाग के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।